हेलो एवरीवन। आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। और बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व करिए। ऑल द बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2022 रिलीज इन दिसंबर 2022। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दिसंबर 2022 में जारी फोर्ब्स की सूची में विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्ब्स की लिस्ट का जो पावरफुल वुमेन है उसका बारे में पता करना है और हम लोग देखते हैं आंसर और तुरंत टिक लगा देते हैं। हम लोग को ये फोकस करना रहता है कि नहीं, इसमें नहीं फोकस करना है आपको। हम लोग को बताना है कि इसमें कौन नहीं है उस लिस्ट में। तो सबसे पहला ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। और उसके बाद किरण मजूमदार शाह। उसके बाद फाल्गुनी नायर। उसके बाद रोशनी नदार मल्होत्रा। और लास्ट में है नीता अंबानी। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन नहीं है फोर्ब्स की सूची में। आपका टाइम कंप्लीट हुआ। और इसका जो सही आंसर है वो है नीता अंबानी। नीता अंबानी इसमें नहीं है फोर्थ लिस्ट में। ये ऊपर की 4 महिलाएं हैं, वो टॉप 100 में है, लेकिन नीता अंबानी जी उसमें नहीं है। जो निर्मला सीतारमण जी हैं उनका 36 पोजीशन है इसमें। 36 पोजीशन है। तो किरण मजूमदार शाह जो कि बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, ये हैं। और उसके बाद फाल्गुनी नायर की बात करें तो नायका आपने सुना ही होगा, तो ये उसमें है। और उसके बाद रोशनी नादर मल्होत्रा की बात करें तो एचसीएल टेक्नोलॉजी है जो उसकी ये हेड है। तो कुल मिला के ये जो 4 महिलाएं हैं उन्होंने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई हुई है, लेकिन इन्होंने नीता अंबानी ने नहीं बनाई है। अगर किरण मजूमदार शाह की बात करें तो ये 77 पोजीशन पे हैं। और फाल्गुनी नायर की बात करें तो ये 89 पोजीशन पे हैं। और जो रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, जो एचसीएल टेक्नोलॉजी की हैं हेड, तो एचसीएल टेक की हेड हैं, उनका जो पोजीशन है वो 53 है। 53 पोजीशन पे ये हैं। तो आप इन सभी का याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2022। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 का विषय क्या है। तो आपके ऑप्शन है, योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन, आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। और दूसरा ऑप्शन है, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। उसके बाद तीसरा आपका ऑप्शन है, कवर विथ इंटीग्रिटी, अखंडता के साथ पुनर्प्राप्त करें। उसके बाद चौथा है, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। और उसके बाद पांचवा है, ब्रेक द करप्शन चैन, यानी भ्रष्टाचार श्रृंखला को तोड़ें। तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा इसमें सही आंसर है, जो इसकी थीम है वो क्या है। तो आपका समय समाप्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। ये जो डे ऑब्जर्व किया गया है वो यूएन मेंबर्स के द्वारा किया गया है। और ये जो डे मनाया जाता है वो 9th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टाइम मैगजीन नेम्ड प्रेसिडेंट डैश एज इट्स 2022 पर्सन ऑफ द ईयर। यानी कि जो टाइम पत्रिका ने किस राष्ट्रपति को वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना। आपके ऑप्शन है, एलॉन मस्क। दूसरे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। उसके बाद तीसरे हैं ऋषि सुनक। उसके बाद चौथे हैं जो बिडेन। उसके बाद पांचवें हैं नरेंद्र मोदी जी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर है जिसमें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया टाइम मैगजीन द्वारा। आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ। जो आप देखे होंगे, रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। और वो कंटिन्यू, जो यूक्रेन है उसने अपना दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला किया। तो जो इसके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया, इस कंडीशन को। इसलिए ये पर्सन ऑफ द ईयर इन्हीं को चुना गया है, जो कि हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिस ईयर विच एडिशन ऑफ मैत्री दिवस मार्किंग रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश बाय इंडिया वाज सेलिब्रेटेड इन ढाका। यानी कि इस वर्ष मैत्री दिवस का कौन सा संस्करण भारत द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करते हुए ढाका में मनाया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है, 51st यानी कि 51वां, या फिर 52nd यानी कि 52वां, 53rd यानी कि 53वां, 54th यानी कि 54वां, या फिर 55th यानी कि आपका 55वां। इनमें से कौन सा आंसर सही है आपको ये बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। आपको लग रहा होगा कि अभी बस जस्ट सुना ही है इसका नाम, बस मुझे आता है, बस याद नहीं आ रहा है इस टाइम। हो सकता है किसी को याद हो तो बहुत खुश हो गया होगा। तो चलिए जल्दी करिए। अब चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका है 51st। ये 51st संस्करण है जिसमें आप 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर में जो मान्यता मिली थी 1971 में भारत के द्वारा बांग्लादेश को, और उसी के साथ मनाया जाने लगा मैत्री दिवस।
ठीक है? तो जो बांग्लादेश को जब मान्यता प्रदान की गई 1971 में भारत के द्वारा, उसी समय से 6 दिसंबर में मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और इस टाइम पे ढाका में उसे सेलिब्रेट किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट? यानी किस राज्य ने स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कार्यक्रम शुरू किया है? आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है केरला, पांचवा है कर्नाटका। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की शुरुआत की। तो जो आपका राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट और वन क्राफ्ट एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, वो बहुत सफल रहा था। उसी के तर्ज पे वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की शुरुआत की, जिससे कि स्पोर्ट्स में बढ़ावा मिले। इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैज लॉन्च इन विच सिटी? भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है सूरत, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है मुंबई, चौथा है दिल्ली, पांचवा है कोलकाता। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया और दुनिया का रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित करने वाला शहर बना है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है ब्रजेश पाठक, दूसरे हैं ओम प्रकाश राजभर, तीसरे हैं हंसराज गंगाराम अहीर और चौथे हैं केशव प्रसाद मौर्य और पांचवें हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो एनसीबीसी के जो हेड हैं वो किसे नियुक्त किया गया है, चेयरपर्सन को किसे नियुक्त किया गया है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे और इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आपका जो सही आंसर है वो है हंसराज गंगाराम अहिर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2022? विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? पहला है हार्ड सॉइल सेलेनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, मिट्टी की लवणता को रोकें, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाएं। जैसे सेलेनाइजेशन मतलब कि जो उसमें नमक वाला जो कंटेंट होता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है स्टॉप सॉइल इरोजन, कीप सॉइल वेयर इज बिलोंग्स, यानी कि सॉइल के इरोजन को यानी कटाव को रोकें और मिट्टी को जहां है वहीं रखें। उसका तीसरा है सॉइल वेयर द फूड बिगिंस, मिट्टी जहां पे भोजन की शुरुआत होती है। उसके बाद चौथा है स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर, यानी मिट्टी के कटाव को रोकें और हमारा भविष्य बचाएं। उसके बाद पांचवा जो है वो बी द सॉल्यूशन टू सॉइल पोल्यूशन, यानी कि मृदा प्रदूषण का समाधान बने। तो इन सारे में से कौन सा थीम इसका सही है जो 2022 का थीम रहा है? इसके साथ ही आप ये भी बताएं कि वर्ल्ड सॉइल डे किस डेट में मनाया जाता है। जो आपका सही ऑप्शन है इसमें वो है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, यानी मिट्टी जहां से भोजन की शुरुआत होती है। तो ये आपका सही आंसर है। और अगर आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर मैं बता दे रहा हूँ। जो आपका 5 दिसंबर होता है वो एनुअली मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में। ये यूएन द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि इसकी थीम क्या है और ये किस डे में मनाया जाता है। विच कंट्री हैज अनाउंस द हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू? यानी कि किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की? तो आपके सामने ऑप्शन है चाइना, दूसरा है यूएसए, तीसरा है रशिया, चौथा है इंडिया। तो इनमें से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसमें कि कौन सी कंट्री इस टाइम पे आगे बढ़ रही है और डेवलप्ड है और सारी चीज़ों में नंबर वन पे रहने की कोशिश रहती है उसकी, तो आप सही आंसर बता ले जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो है यूएसए। और अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी मैंने इसमें एक्सप्रेस किया है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो यूएस के साइंटिस्ट हैं उन्होंने अनाउंस किया है इस ब्रेक थ्रू को। और उसके बाद अगर बात करें कि जो रिसर्च सेंटर है वो कैलिफोर्निया में पड़ता है, वो है आपका लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ये कैलिफोर्निया में एक लैब है, वहीं पे इसका सफलतापूर्वक पहली बार प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और इस अचीवमेंट की बात करें तो ये डिफेंस में और जो क्लीन एनर्जी है उसके फ्यूचर के लिए एक रास्ता तैयार करेगा, एक रास्ता डेवलप करेगा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी खोज है जिसको लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में है, उन्होंने इसकी खोज की है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस संस्था ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब लॉन्च किया, यानी विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब? तो आपके सामने ऑप्शन है G20, दूसरा ऑप्शन है G7, तीसरा है आसियान और चौथा है सार्क कंट्रीज। तो आपको बताना है कि इसमें से किसने इस क्लब का निर्माण किया है।
आपका जो सही ऑप्शन है, वो है जी20। नहीं, जी20 नहीं, ये आपका सही आंसर है जी7। तो जी7 जो कंट्रीज़ हैं, उनमें जो हेड हैं, वो जर्मनी के हैं। उन्होंने घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब बनाया जाएगा और उसके बाद आगे आने आने वाले समय में ये जो अध्यक्षता है, उसको जापान को दे देना है। तो उन्होंने ही ये बनाया है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो है, उसका निर्माण किया जाएगा। उन्होंने ही ये घोषणा की है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन वे में समझ लेते हैं कि जैसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हम लोग फाइट कर रहे हैं कंटिन्यू, उसके लिए सहयोग करने के लिए 7 अर्थव्यवस्थाओं ने, यानी कि 7 जो इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मिलके, जी7 कंट्रीज़ जिन्हें कहते हैं, उन्होंने मिलके इसका निर्माण किया है और उनका यही लक्ष्य है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सके। तो जो ये क्लब है, वो एनर्जी के फील्ड में, जो क्लीन एनर्जी है, उसमें जो इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन है, उसको बढ़ावा देने के लिए और इसके लिए जो भी डेवलपमेंट हो सकते हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएगा और कई सारी चीज़ें वो लोग एक्सप्लेन करेंगे इस तरीके से इस ग्रुप में। तो इसके लिए इसका निर्माण किया गया है। तो कुल मिला के हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। इसमें आपके जितने भी आंसर सही गए हों, अगर आपका 5 से ऊपर नंबर आ रहा है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ऐसे करते रहिए। जो भी क्वेश्चन आपके सही नहीं गए हैं, उसको आप याद कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं सही गया है, तो आपको कुछ नया सीखने को आज मिला है। तो आप उसके लिए भी खुश हो सकते हैं और नेक्स्ट टाइम में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो और चाहते हो कि आप आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहें, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हों, तो आप अपने पूरे ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।